नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। और नमो नमः, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस भूप सिंह ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। और करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। और आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ, समास प्रकरण चल रहा है, उसमें द्वंद्व समास आपका आज हम पढ़ेंगे। 3 समास जो है वो आपके पढ़ चुके हैं हम। वैसे तो 2 ही पढ़े हैं हमने। आपका सबसे पहले कर्मधारय और उसके बाद में तत्पुरुष के अंदर आपका जो 2 होते हैं, नहीं, अव्ययीभावी समास और तत्पुरुष के अंदर जो आपके 2 समास होते हैं, कर्मधारय और द्विगु, इन दोनों को हम जो है पढ़ चुके हैं। तो आज द्वंद्व समास मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो फटाफट आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल निकाल लीजिए ताकि द्वंद्व समास की परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए परिभाषा देखिए एक बार। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद यानी बाद वाला पद है ना, दोनों की प्रधानता होती है। ठीक है, पहले तो इतना समझिए कि जिस समास के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, पूर्व पद कहलाता है पहले वाला शब्द और उत्तर पद कहलाता है बाद वाला पद, दोनों की जो प्रधानता होती है। ठीक है, या उनके समूहों का प्रधानत्व, समूह का प्रधानत्व होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है बेटा, यानी जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है, ठीक है, या उनमें उनका जो समूह होता है, उनके समूह के का प्रधानत्व होता है, उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक है, आगे एक चीज और लिख लीजिए। चलिए ठीक है, आप इतना ही लिखिए, कोई बात नहीं, आपको ज्यादा आगे परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना फिर आप परिभाषाओं में जाओगे उतना ही फिर आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। उदाहरण लिखिए। उदाहरण देखिए कुछ। रामश्च लक्ष्मणश्च बराबर राम लक्ष्मणऊ। ठीक है, बराबर राम लक्ष्मणऊ, यानी रामश्च लक्ष्मणश्च बराबर राम लक्ष्मणऊ। देखिए एक सेकेंड,
देखिए युधिष्ठिरश्च भीष्मश्च अर्जुनश्च। ठीक है, तो इसका आपका बनेगा युधिष्ठिर भीष्मार्जुनश्च भीष्मार्जुनः। युधिष्ठिर भीष्मार्जुनः, ये आपका समस्त पद इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक और है उदाहरण देख लीजिए। पुत्रश्च कन्याश्च बराबर पुत्र कन्ये। पुत्रश्च कन्याश्च बराबर पुत्र कन्ये। द्वौ च दशम च। ठीक है, ये इस संधि में इस समास में आप ये याद रखिए, च समास विग्रह करने पर च का प्रयोग होता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, द्वादशम। ठीक है, द्वौ च दशम च बराबर द्वादशम। त्रयश्च विंशतिश्च। त्रयश्च विंशतिश्च बराबर त्रय विंशति, यानी 23 23 जिसको कह सकते हो आप। हस्तौ च पादौ च। हस्तौ च पादौ च, ये इतरेतर समाहार योग में आपका हो जाएगा बराबर हस्तपादम। हस्त हस्तपादम। ठीक है, लिखिए फटाफट इसको। लिख दिया आपने? चलिए कुछ और उदाहरण लिखवा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा तबीयत जरूर साथ नहीं दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं।
जैसे एक उदाहरण लिखिए, हरीश्च हरश्च बराबर हरि हरऊ, हरि हरऊ, हरीश्च हरश्च बराबर हरि हरि हरऊ। ठीक है बेटा। चलिए, आपके ये उदाहरण पर्याप्त रहेंगे। आप वैसे तो उदाहरण जितना देखें उतना ही कम है। आप खूब अभ्यास करें अपने उदाहरणों के साथ में। ठीक है। चलिए, अगला समास आपका आखिरी जो एक समास बचा हुआ है लास्ट वाला, उसको देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास। ठीक है। देखिए, बहुव्रीहि समास लिखिए, इस समास में न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। यानी आपका ये जो समास है, इस समास में ना तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद, किसी भी पद की प्रधानता, कोई से भी पद की प्रधानता नहीं होती, बल्कि तीसरे ही पद की प्रधानता होती है, अर्थात किसी तीसरे पद की कल्पना की जाती है। ठीक है। जैसे पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम अंबरम यस्य सह, तो यहाँ पर प्रधानता है विष्णु की। ठीक है, विष्णु। ठीक है। यानी पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है वस्त्र जिसका। ठीक है, पीले वस्त्र किसके? भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के। तो पीतम अंबरम यस्य सह विष्णु। ठीक है। इसी प्रकार से उदाहरण लिख सकते हैं आप, शूलम पाणी यस्य सह। ठीक है, इसको पहले तो पूरा पद लिखिए आप, शूल पाणी। ठीक है, ऊपर वाले में भी आप पीतांबर लिख दें, शूल पाणी। तो ये किसके लिए है? आपका तीसरा पद प्रधान है आपका शिव। त्रिशूल किसके हाथ में रहता है? ठीक है, शूलम पाणी यस्य सह, जिसके हाथ में त्रिशूल है, वो कौन? भगवान शिव। ठीक है। दशम आननम
आननानी, सॉरी बहुवचन है, दशम आननानी यस्य सह, ठीक है। दशानन जिसको आप कह सकते हैं संपूर्ण पद, दशानन कौन है? रावण। तो यहाँ पे रावण की प्रधानता है, नहीं तो दश की प्रधानता न आनंद की प्रधानता। यहाँ पर प्रधानता किसकी आ रही है? रावण की, यानी तीसरे ही पद की कल्पना की जाती है, उसमें आपका बहुव्रीहि समास होता है। दशम आननम आननानी यस्य सह रावण, ठीक है। शूल पाणी यस्य सह, शूल पाणी, ठीक है। शूलम शूलम पाणी यस्य सह शिव, ठीक है। और इसी तरीके से पीतम अंबरम यस्य सह विष्णु, ठीक है। लिखिए फटाफट। ये सिर्फ समझने के हैं, इसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। जितने आप इनके उदाहरण पढ़ेंगे उतना ही आपको जो है ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड करते हैं। ज्यादा उदाहरण अब लिखवाने का समय फिलहाल नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा कहीं बाहर निकलना है। तो इन उदाहरणों का आप अभ्यास करिए, जितना अभ्यास आप इनका कर सकते हैं। सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट आपको समझने की आवश्यकता है। इस तरीके के शब्द अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं जिसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता आपको नजर आती है, उस तरीके के जो शब्द हैं वो आपका जो है बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो ये पूरा समास का जो कॉन्सेप्ट है, पूरे समास का जो अपना प्रकरण है, वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में अगला जो टॉपिक है आपका, तीसरा जो टॉपिक है, मैं देखूंगा कौन सा, अभी नहीं कहूँगा। तो उस टॉपिक को हम लेकर के अपना जो अध्ययन है उसको हम सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है व्याकरण में, आप उनका अभ्यास करिए। और हाँ, एक चीज़ और कि अगले 2-3 दिन तक आपको क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बाहर रहूँगा। तो इन 2-3 दिनों में जो हमने पढ़ा है, 2 टॉपिक हमने पढ़े, संधि और समास। 2 चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आप जितना वेटेज देना चाहें, जितना आप वक्त देना चाहें, उतना ही कम है। तो इनका आप अभ्यास करिए जो हमने पढ़ा है। उनके और उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो ढूंढ करके लिखिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गया तो हम किसी भी शब्द में संधि या समास को ढूंढ सकते हैं, कौन से शब्द में क्या संधि है या कौन से पद में क्या समास है। तो आने वाले 2-3 दिनों में आप अपना प्रैक्टिस करिए, जो टॉपिक पढ़ा है उनका रिवीजन करिए। और मैं 2-3 दिन के बाद अगली जो हमारी क्लास आएगी उसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा व्याकरण का, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल आपको शुभकामनाएं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बहुत समय नज़दीक है, ज़्यादा समय अब आपके पास नहीं है, इसलिए जो अन्य आपकी जो भागदौड़ है उसको बंद कर दीजिए, पढ़ाई पर ही एक बार कॉन्सेंट्रेट करिए। पूरा का पूरा फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए फिलहाल। सिर्फ ये 1.5 महीना है आपके पास में, इस 1.5 महीने में जितना जी तोड़ निचोड़ करके आप पढ़ लेंगे ना, वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। क्योंकि 7 तारीख से आपके एग्जाम्स हैं, आज 15 फरवरी हो गई है, और 30 मार्च तक आपके एग्जामिनेशंस चलेंगे। तो आपके पास 1.5 महीना है, और ये 1.5 महीना आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय है, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि 10वीं कक्षा के परसेंटेज जो होते हैं, 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा काम आता है। हर जगह 10th क्लास की मार्कशीट मांगी जाती है, हर जगह 10th क्लास का जो स्कोर कार्ड है वो लिया जाता है, उसी को आधार माना जाता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, तो ये समय आपको दोबारा मिलेगा नहीं, इसलिए इसमें बिल्कुल भी कोताही आप लोग नहीं रखें। चलिए मिलते हैं फिर अगली किसी कक्षा में, तब तक के लिए नमो नमः।